हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का वीडियो है NHRC CAPF डिबेट फाइनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय ITBP, स्पीच ऑफ LCTGD खुशबू चौहान CRPF। तो यस फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि इनकी आप स्पीच सुनो। ये जो डिबेट किया है बहुत ही अच्छी स्पीच है, कमाल की है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि ये कैसी डिबेट है। और अगर ये फैंटास्टिक स्पीच हुई तो ऋषि को भी दिखानी बनेगी, क्योंकि बच्चों को आजकल डिबेट कैसे करते हैं वो सीखना ज़रूर चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो जब हम उसे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटेनियसली मिल जाए। और यस फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, सुनते हैं इस डिबेट को। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी खुशबू चौहान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मां का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में
देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। कमाल का बोला, और ऐसे लगा दिल से बोला, इतना अच्छा, और वो भी दिल से, और ऐसे लग रहा था गुस्से से भरी हुई थी। ऐसे लगा कि उन्होंने ये सब देखा हुआ है, सुना हुआ है, आंखों देखा है, जिसकी वजह से इतना उनको दुख हो रहा है, गुस्से में है। और मैं तो कहूँगी सच्चाई भी बोली है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि आपने जाके अपनी देश की रक्षा करनी है, पर आपने उनको जंजीरों में जकड़ के भेज दिया है, तो वो क्या लड़ेंगे, क्या करेंगे। और ये तो हमने भी देखा था जम्मू कश्मीर में कैसे लोग जो थे उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, उनको इतनी बैडली ट्रीट कर रहे थे। हमारी मिलिट्री की ऐसी दशा कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो जवान जो अपनी जिंदगी अपने देश के लिए निछावर करने के लिए निकले हैं, अगर कोई, और वो भी इंडिया के पार्ट से कोई इस टाइप से करेगा, तो वो तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही सुंदर बोला गया, इतना अच्छा। और सबसे बहुत जो मुझे खुशी की बात हुई कि एक लड़की ने बोला, जिससे बाकी सारी इंडियन गर्ल्स को ये मोटिवेशन मिलेगा, एक तो कि हम भी आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें और अपनी कंट्री के लिए लड़ें और इस टाइप से ब्रेवरी दिखाएं। तो बहुत ही अच्छा बोला और बहुत सच्चाई थी इस बात में। और मेरे को ये बात अब खुशी मिलती है बोलने में कि अब ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंट्री को अटैक कर रहा है तो उसको वापस जवाब मिल रहा है, तो वो 10 बारी सोचेगा और नहीं करेगा। उसे पता चल चुका है कि अगर ऐसा किया तो अंजाम बुरा है। हम इंडियंस चुप नहीं रहेंगे अगर आप हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करोगे। तो बहुत ही सुंदर स्पीच थी, बहुत ही अच्छी बोली, और इतना कमाल का बोला कि सुनते ही रहने का मन कर रहा था। और एंड में जो सल्यूट था, कमाल का था। काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी भड़कीला डिबेटिंग थी, काफ़ी भड़कीली डिबेटिंग थी। और इस डिबेटिंग में नज़र आ रहा है कि डिबेटिंग किसी पोयम के तरीके से भी हो रही थी। तो सीधा ऐसा नहीं था कि कोई अपने आर्ग्यूमेंट दे रहा है, वो एक कविता के रूप में आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो वो और भी अच्छा लगा देख के कि किस तरीके से उन्होंने विजुलाइज करने की कोशिश की है कि झंडा जो है फहराने के लिए होता है और डेड बॉडीज़ को कवर करने के लिए नहीं होता। और जो मदर थी जिनका बच्चा शहीद हो जाता है, और वो यही कह रहे थे कि देखिए आप 1 इंच खम लेते नहीं हैं एक्सेप्टिंग में, जब हाइट देखते हैं ना, वो 1 इंच आप छाती देखते हैं, हाइट देखते हैं, हर चीज़ मेजर करते हैं। इंडक्ट करने में, लेने में उस बंदे को सीआरपीएफ में या आर्मी में, पुलिस में, कहीं पर भी, मोस्टली आर्म्ड फोर्सेस में स्ट्रिक्ट होते हैं। मगर अब जो है आपने मेरा बच्चा जो है रिटर्न मुझे नहीं किया, उसके कुछ इंचेस दिए ही नहीं। तो काफ़ी मतलब उन्होंने भावुक तरीके से बोला है और बात सही की है कि हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स ठीक बात है, मगर ह्यूमन राइट्स किसके लिए? पॉइंट ये है कि अगर कोई चालाकी से आपको पे अटैक करता है तो आपको भी चालाक बनना पड़ेगा। सिंपल पॉइंट ये है। जैसे कहा था कि एटम बॉम्ब किसी के पास है तो आप एटम बॉम्ब से ही उसका रिस्पॉन्स
दे सकते हैं। अगर चालबाजी हो रही है, चालाकी हो रही है, तो आपको भी चालाक रहना पड़ेगा, आपको भी चालबाजी से काम करना पड़ेगा, आपके पास भी राइट्स होने चाहिए। अगर आपको पत्थर मार रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि हाउ डेयर, आप में हिम्मत कैसे कि आप हम पे पत्थर मार रहे हो, हमने तो तुम्हें कुछ नहीं किया, मगर तुम में इतनी हिम्मत कि तुम पत्थर मारो। तो उसके बाद इतनी, तो यही बोल रहे सीआरपीएफ को इतनी तो अथॉरिटी होनी चाहिए कि इमीडिएटली वो फिर रिस्पॉन्स दें, ऐसा रिस्पॉन्स दें कि अगला बार 10 बार सोचे पत्थर मारने से। और ये बात सही भी, आप देख रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवान जा रहे हैं और बीच में न्यूज़ आई थी कश्मीर में लोग पत्थर मार रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा हाउ डेयर कि भाई एक पीसफुली एक फोर्स जा रही है, पीसफुली अगर कोई पुलिस वाले जा रहे हैं तो पीसफुल को मारने का मतलब नहीं है, आपको जिससे प्रॉब्लम है आप उससे डील करिए। ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस जा रही है तो आपने पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो मेरे ख्याल से वही उनका कॉन्टेक्स्ट था कि पीसफुली। और दूसरी बात ये थी, ये भी कहा था कि हम पहली बार ना वार करें। तो वो कह रहे हैं कि जो स्टडी की गई है, कई बार जो फर्स्ट वॉर होती है वही जीत आता है, क्योंकि वो जाके तहस नहस कर देता है। वेट क्यों करें? तो ये भी कॉन्टेक्स्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ कहीं कुछ होने वाला है तो आपको पहले जाके उसका रिजॉल्व करना पड़ेगा। और आजकल होता है। और मैं हमेशा जो कई मेरे वीडियोस हैं मैं उसमें इजराइल का एग्जांपल देता हूं कि अगर आप स्टडी करें इजराइल में, तो इजराइल जो है काफ़ी छोटी सी कंट्री है जो घिरी हुई है एनिमीज के साथ। और एक बार 3 कंट्रीज ने इकट्ठे अटैक किया था इजराइल पे, उसके बावजूद भी इजराइल जीती थी। तो बहुत ही रेजिलियंट कंट्री है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप देखिए क्या धर्म है, वैसे बोल रहा हूँ कि कंट्री जो है छोटी है, रेजिलियंट है, स्मार्ट है। और कई बार आप देखेंगे वो साफ बोलते हैं इजरायली गवर्नमेंट वाले कि हम जो है हमने इसको मार दिया, उसको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो ऑथराइज होता है कि इससे पहले कि वो इंसान प्रॉब्लम क्रिएट के पहले ही कर देते हैं, क्योंकि वो छोटी सी कंट्री है। उनका बच्चा जो है वो सीखता है, आर्मी में जाता है और सर्विस के लिए कभी भी रेडी हो सकता है। तो उसी मोड से देखना चाहिए। और कितने इतना मतलब वो लोग मेहनत कर रहे हैं कि आज देखिए इजराइल के पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स है जो और कंट्रीज के पास नहीं है। तो कहने की बात यही है कि डेफिनेटली चालाकी का जो है रिस्पॉन्स चालाकी से होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये आर्म्ड फोर्सेस को ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि जो इंसान एनडीए से जाता है और जो ऑफिसर बनता है वो काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान है। अब ऐसा तो नहीं है यूं ही चले गए आर्मी में, मतलब आर्मी जो है रिक्रूट वही लोगों कर रही है जो फिजिकली और मेंटली शार्प हैं। और आर्मी का और जब मैं आर्मी कह रहा हूँ मैं आर्म्ड फोर्सेस कह रहा हूँ। आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेटेजिक यूनिट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ही शातिर बच्चों को एनरोल किया जाता है। जैसे इंडिया में उनको मालूम, अगर किसी को मालूम होता है कि किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा आईक्यू है तो डेफिनेटली आर्म्ड फोर्सेस जाती है रिक्रूट करने की कोशिश करती है बच्चे को कि वो आर्मी नेवी में। और सेम चीज़ यूएसए में भी होती है और स्कूल के थ्रू वो सब किया जाता है कि स्कूल में वो चेक करते हैं, देखते हैं अगर ये बच्चा बहुत ही शार्प है तो स्कूल जो है ये डेटा भेजता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आती है और परसुएट करते हैं कि आप हमारी हेल्प करिए कंट्री की, आप कंट्री के जवान हैं जिसमें आप में ज़्यादा ब्रेन पावर है, आप में पावर है, आप स्ट्रेटजी में जाइए। और ये सही बात है, अब इंडिया भी यही करती है। तो जब ये देखिए जो स्ट्रैटेजी वाले हैं लोग आर्म्ड फोर्स के, बहुत ही स्मार्ट होंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, उनको सब पता है क्या करना है, तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ अल्टीमेटली ये होता है कि जो आपकी जो पॉलिटिकल पावर है वो कैसा रिस्पॉन्स करती है। अगर पॉलिटिकल पावर करे ये नहीं करना वो नहीं करना तो कुछ नहीं कर सकती आर्मी, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर गो अहेड दे दे उसके बाद ही वो सब रिसोर्सेज एक्टिवेट किए जाते हैं। तो वही कहने का मतलब था उनका। देखिए कि हमारे पास सब कुछ है मगर डिपेंड करता है कि ये मत करो वो मत करो, आप सारा काम तो रोक देते हो और कई बार हो सकता है हमें पहले चाल चलनी पड़ेगी। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा होता है इन द सेंस कि आर्म्ड फोर्सेस जो है कई बार पहले ज़रूर करती हैं ऑपरेशंस, सिर्फ सिविलियंस को पता नहीं है। कई बार ऐसा आता है कि ये थ्रेट हो गई वो थ्रेट हो गई या कहीं बॉम्ब फट गया कुछ हो गया, तो उसके पीछे यही होता है कुछ ना कुछ हुआ है। गवर्नमेंट को मोस्ट लाइकली इतनी बड़ी एजेंसी है रॉ जिसका काम ही यही है, और रॉ में मोस्ट लाइकली आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको बहुत ही शातिर होना पड़ेगा,
आपको बहुत ही अपनी कंट्री के लिए मतलब जान गंवा सकते हैं। शातिर होना पड़ेगा, आप इंटेलिजेंट होंगे, आपका IQ स्ट्रांग होगा, आप ज्वाइन करेंगे। उनको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। रॉक एजेंट्स पूरे वर्ल्ड में हैं और ऐसा हर कंट्री करती है। USA के एजेंट्स भी इंडिया में हैं, तो हर जगह के एजेंट जहाँ पर भी हैं। और अगर आपको इसके बारे में और रिसर्च करनी है तो आप जो लाल बहादुर शास्त्री की डायरी थी उसके बारे में कई मूवीज़ पढ़ी हैं और डेटा भी उसको स्टडी करिए, जिसमें कई चीज़ें पता लगी थी कि जिसमें यह था कि रशियन KGB के बहुत सारे एजेंट्स इंडिया में हैं। तो उस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा था, तो हर कंट्री वो करती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिबेट दिया गया था लोगों को वेकअप करने के लिए कि अगर कोई चालाक है तो आपको चालाकी से ही सामना करना पड़ेगा। और पीसफुल कंट्री है इंडिया। इंडिया कभी किसी को पहले अटैक नहीं करती, वो बात ठीक है, परंतु जो लोगों का स्टार्टिंग से ही ये पर्पस है हार्म का, तो इंडिया को दूसरे तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और जैसे कह रही थी कि आजकल जो है इंडिया चेंज हो चुका है, ये दूसरा नया इंडिया है जो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बहुत सॉलिड तरीके से करता है। तो हमें बहुत इस बात की खुशी है। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही कमाल का डिबेट दिया, बहुत ही कमाल की स्पीच थी इस लड़की ने। सल्यूट जाता है इसको तो डेफिनेटली। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।